बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 3 जो कि वेव्स के हवाले से वेव्स एंड देयर टाइप्स, उसको कोशिश करेंगे कि एक मुख्तसर सा जायजा लिया जाए। स्टूडेंट्स, वेव्स के हवाले से पिछले मेरे 2 लेक्चर हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुने। मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और उनसे आप लोगों के शौक का अंदाजा भी हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज जो अंडरस्टैंड की वेव्स के हवाले से वो ये थी कि वेव्स जो होती है वो किसी भी मीडियम में किसी भी जगह पे डिस्टरबेंस से क्रिएट होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो आपकी वो मैं आपको आज बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से, जिनमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। उनमें वो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करके आगे प्रोड्यूस होती है। एज अ होल डिस्टरबेंस जब प्रोड्यूस हो किसी भी मीडियम में और एक खास किस्म की ऑसिलेशन वाइब्रेशन पैदा हो, वो एक जगह से जब दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, उसको जो है वो वेव्स कहा जाता है। वेव्स मीडियम को लेके नहीं जाती बल्कि वेव्स एनर्जी को लेके जाती है। डियर स्टूडेंट्स, वेव्स के हवाले से तो हमने बहुत तफसीली तौर पे 2 लेक्चर्स में पढ़ा था। आज मैं इसके टाइप्स के हवाले से बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आमतौर पे वेव्स को टाइप्स में भी 2 तरीकों से शामिल किया जाता है। ठीक है, पहली बात है कि टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम के हवाले से भी इसकी टाइप्स होती हैं, और टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन। और ये एक जगह से दूसरी जगह तक जब इसकी प्रोपेगेशन होती है, ये प्रोपेगेट करती हुई जाती है, तो उसके हवाले से भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एनीवे, हम पहले मीडियम को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज मीडियम। मीडियम के हवाले से क्या टाइप्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेव्स की मीडियम के हिसाब से 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 होगी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, और नंबर 2 हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 2 टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स जिनको पैदा होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, यानी वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम, जिनको मीडियम की जरूरत है, ये मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती। तो वो वेव्स जो मीडियम के बगैर ट्रैवल करती हैं, दैट डू नॉट रिक्वायर मीडियम, यानी इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। जिनको मीडियम की जरूरत हुई वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं हुई वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब ये कौन कौन सी वेव्स हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि जब भी आप कभी अगर किसी वाटर में कोई पेबल, कोई स्टोन अगर फेंकते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब वाटर वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए आपको वाटर की जरूरत होगी। सो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मीडियम की जरूरत है, उसके बगैर वाटर वेव्स पैदा नहीं हो सकती। इफ यू डोंट हैव वाटर एंड आई आस्क यू टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, सो यू विल डेफिनेटली आस्क मी हाउ कैन आई प्रोड्यूस वाटर वेव्स इफ आई डोंट हैव वाटर। सो वाटर नहीं होगा तो कैसे पैदा होंगी। इसी तरह रस्सी में अगर वेव, रोप की वेव्स हैं, अगर वो आपको क्या कहते हैं, उसमें आपको वेव्स प्रोड्यूस करनी हो, जिसको स्ट्रिंग वेव्स या रोप की वेव्स कहा जाता है, सो उसके लिए भी आपको रोप की जरूरत होगी। बगैर मीडियम के आप रोप की वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर आपकी आवाज, साउंड। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वेरी गुड। चले, मेरी आवाज तो कुछ चैनल से पहुंच रही है, लेकिन यहाँ जो मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे उन तक मेरी आवाज जो पहुंच रही है वो इर्द गिर्द एक मीडियम हवा की वजह से पहुंच रही है, या इवन ये आवाज सॉलिड और लिक्विड में भी ट्रेवल करती है। तो अगर आवाज नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो आवाज पैदा नहीं होगी, यानी आपको उसके लिए एक प्रॉपर मीडियम की जरूरत है। इसकी मैंने एग्जांपल पिछले में दी थी, पिछले लेक्चर में, कि आप देखें सूरज है, उसमें बहुत सारे जो है धमाके हो रहे हैं,
बट यू कैन नॉट हियर एनी ऑफ देम, आपको कुछ आवाज नहीं सुनाई देती. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ स्पेस, देयर इज नो मीडियम that can take sound from that place to here. If there was a medium, अगर मीडियम होता तो लाजमी स्टूडेंट्स वो आवाज हमें सुनाई देती. तो इसलिए हमें वो कोई आवाज सुनाई देती. तो वो तमाम जिनको मीडियम की जरूरत हुई वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जैसे हमारे पास साउंड हो गया, जैसे वाटर वेव्स हो गई, ईटीसी, ठीक है, एटसेट्रा. ये हमारे पास आ गया. As far as electromagnetic waves are concerned, ये वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो भाई सबसे पहले तो हम खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया. उनका नाम था जेम्स मैक्सवेल. एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, यानी यूके के साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक्चुअली इस वेव्स पे बहुत ज्यादा काम किया था. तो उन्होंने एक कहा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स को इकट्ठा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई जा सकती है. बल्कि उन्होंने कहा हमारी इस पूरी इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बट हमें उसका एहसास नहीं होता. लेकिन बहरहाल बाद में हमने बड़े ट्रू किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे ये देखा कि वाकई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारे इधर मौजूदगी है. एनीवे, आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर में. मैंने कहा देखिए सूरज है हमारे पास, सन. अब उसकी आवाज तो नहीं आ रही, बिकॉज साउंड नीड मीडियम, साउंड्स नीड मीडियम. साउंड को आवाज मीडियम की जरूरत होती है. लेकिन आपकी वहां से रोशनी भी आ रही होती है, लाइट, और उसके अलावा आपकी हीट भी आ रही होती है, बिकॉज दे डोंट नीड मीडियम टू ट्रेवल. उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो आराम से पहुंच जाते हैं. तो फिर मैंने कहा कि दुनिया में 7 वेव्स ऐसी होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. वो 7 वेव है जिनमें सबसे पहले आपके पास गैमा रे, नंबर 2 पे हो गया हमारे पास एक्सरे. एक्सरे कराते होते हैं जब आपको इंजरी हो जाए तो वो खास किस्म की वेव्स आपके उसमें डालते हैं और वो आपको अंदर से सारा इमेज फ्राहम कर देती है. गैमा वेव ये इंशाल्लाह आपको आगे रेडियो एक्टिविटी में बताऊंगा ये कौन सी होती है. तीसरा हमारे पास हो गया अल्ट्रा वायलेट, यूवी को अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है. चौथा हो गया लाइट, रोशनी. ये वेव भी हमारे पास वेव्स की फॉर्म में रोशनी आती है. पांचवा हमारे पास इंफ्रारेड हो गया, ठीक है. ये जो ब्लूटूथ वगैरह की होती, ब्लूटूथ ऑन किया आपने और उसमें इंफ्रारेड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है, रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड. इवन हीट की वेव सारी इंफ्रारेड होती हैं. इसी तरह 6 नंबर पे आप ले लो माइक्रोवेव. माइक्रोवेव भी एक बड़ी मशहूर वेव्स है. आमतौर पे सैटेलाइट्स का ताल्लुक जमीन के साथ माइक्रोवेव के जरिए होता है, और आपने घर में माइक्रोवेव ओवन भी पड़ा हुआ है, उसमें भी माइक्रोवेव्स होती हैं. और 7वें नंबर पे हमारे पास है रेडियो वेव्स. मोबाइल के सिग्नल्स हो गए, ये सब रेडियो वेव्स. टीवी के सिग्नल्स जो आ रहे हैं ये सारे रेडियो वेव्स के जरिए आ रहे हैं. सो ये 7 वेव्स ऐसी हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. इसमें एक्चुअली होता यूं है, इसमें एक इसका इलेक्ट्रिक पाथ होता है, एक इसका इलेक्ट्रिक होता है और एक इसका मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक. और ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाते हैं. यानी अगर ये इलेक्ट्रिक है ये मैग्नेटिक है. इसी तरीके से ये अगर इसी तरह ये हमारे पास इलेक्ट्रिक है, ये मैग्नेटिक है. यानी ये मैग्नेटिक को बी से कहते हैं, इलेक्ट्रिक को ई से कहा जाता है. ये आमतौर पे वेक्टर भी होती हैं. रीजन ये कि इनकी खास डायरेक्शन होती है. ये यूं होती है स्टूडेंट्स. फर्ज करो अगर एक यूं जा रही है, यूं, दूसरी यूं जा रही होगी, दे आर मेकिंग 90 डिग्री ऑफ एंगल विद ईच अदर. एक अगर एक्स वाई एक्सिस में जा रही है, दूसरी जेड एक्सिस के हिसाब से जा रही होगी हमारे पास. सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसमें 2 लॉज वैसे लगते हैं, आगे जाकर पढ़ेंगे भी. एक एम्पियर का लॉ है, एक हमारे पास माइकल फैराडे ने ये कहा था कि जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, साथ ही इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. और एम्पियर ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है. सो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को पैदा करती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को पैदा करती है, और यूं ये वेव एक जगह से दूसरी
जगह तक एक दूसरे को प्रोड्यूस करके एक चार्ज जो है ट्रेवल करके उसको लेकर आता है, यानी एक चार्ज है जो ये फील्ड पैदा कर रहा होता है एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। सबसे बड़ी बात कि इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होती है वैक्यूम में, इससे ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं होती। नियरली 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर में 1 सेकंड लगाती है। यानी 1 सेकंड में जमीन के गिर्द मेरे ख्याल में 4 से 5 चक्कर ये लगा लेती है। डियर स्टूडेंट, सेकंड टाइप है टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी मीडियम में किसी जगह पे भी चलना। चलने के हिसाब से भी इसकी 2 टाइप्स होती है। पहली टाइप होती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी टाइप होती है इसकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये 2 टाइप्स होती है। इसको कंप्रेशनल भी इसका नाम होता है, कंप्रेशनल। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स कैसे पैदा होती है? फर्ज करें अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी इसकी एक एग्जांपल दी थी, ये स्प्रिंग है और आप इस स्प्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वेव्स प्रोड्यूस करें। आप इस स्प्रिंग को यहां से पकड़कर एक झटकते हैं, यानी अप डाउन मूवमेंट करवाते हैं, यानी ऐसे। ये आपका वो है, आप इसमें झटकते हैं तो आप देखते हैं कि ये यूं जाती है, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां। स्प्रिंग में इस तरह की मूवमेंट आ गई। ये कैसे मुमकिन हुआ? बिकॉज आपने इसके अंदर जो मूवमेंट डाली थी वो अप डाउन मूवमेंट डाली। सो ये अपने मीन पोजीशन के परपेंडिकुलरली, यानी एक देखें यहां से ऊपर परपेंडिकुलर का मतलब है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मीन पोजीशन के साथ होना, उसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे फर्ज करें जब इस पोजीशन पे ये था तो 90 का एंगल बन रहा है। सो इट इज मेकिंग, किसी पोजीशन पे भी यहां ले ले 90 का एंगल बन रहा है, तो जहां जहां डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वहां ये अपनी मीन जो बेसिक जो पोजीशन है उसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो अ टाइप ऑफ वेव that is perpendicular to the medium or to the mean position is known as transverse wave। अप डाउन मूवमेंट होती है इसमें। इसका ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते होते हैं और इसके नीचे वाले पार्ट को ट्रफ कहते होते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी जगहों पे, आप खुद इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, आप स्प्रिंग में पैदा करें और अगर लाइव में देखना आपने तो बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी। जैसे आपकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताई, इसी तरह रोप की वेव्स, रोप के अंदर भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास। इसी तरह अगर आप देखें जो हमारे पास फर्ज करें एक्सरे, वो भी ऐसे ही होती है, क्योंकि वो भी हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बनाया था तो मैंने कहा था एक इलेक्ट्रिक होता है और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आमतौर पे हमारे पास ट्रांसवर्स होती है। लाइट हमारे पास, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और साथ साथ ये भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। सो ये तब इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी इसकी सबसे अच्छी और सबसे मजबूत जो है इसकी टाइप है। इसी तरह वाटर वेव्स के बारे में भी, अगर आप वही जो स्टोन अगर फेंकते हैं तो आपका स्टोन उस पानी में अप डाउन मूवमेंट लेकर आता है। So that up down movement is actually perpendicular to the actual mean position of that water surface। उस वाटर सरफेस के साथ वो एक्चुअली हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है। इसके अलावा आपकी एसिस्मिक वेव, एसिस्मिक ये कौन सी वेव होती है? सिस्मिक हमारी जमीन से मुतल्लिक है, यानी जमीन में जब भी अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है तो उसमें उसके कुछ हिस्सों में अप डाउन मूवमेंट जो प्रोड्यूस होती है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसको एसिस्मिक या सेकेंडरी सिस्मिक भी कहा जाता है। और ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इनसे इन एसिस्मिक को आप स्टडी करके, यानी जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसको स्टडी करके वो क्या करते हैं, बहुत सारी जमीन की एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करते हैं, फिर उनसे वो मतलूबा और डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स भी निकालते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ट्रांसवर्स वेव्स के हवाले से बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक बात मैं यहां ऐड करना चाहूंगा कि क्रस्ट से क्रस्ट तक और ट्रफ से ट्रफ तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लैम्ब्डा, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड लैम्ब्डा से भी डिनोट किया जाता है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स आर नोन एज लैम्ब्डास। यानी वो सब लैम्ब्डास है, दे ऑल आर सेम एक्चुअली। अगर एक ही रिदम में प्रोड्यूस हो रही है तो वो सारे के सारे हमारे पास सेम ही होंगे। चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पर, इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। अगेन मैं इसी स्प्रिंग की एग्जांपल लूंगा। फर्ज करें हमारे पास ये एक स्प्रिंग मौजूद है और अब इस दफा हम वेव्स प्रोड्यूस करने का सिलसिला एक डिफरेंट स्टाइल से प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस दफा इसको कंप्रेस कर देते हैं, यानी इसको ये कंप्रेस करके छोड़ देते हैं। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग कुछ जगहों पर ऐसा हो जाएगा, कुछ जगहों पर ऐसा, कुछ जगहों पर ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ जगहों पर ऐसा। ये वेव की इस नेचर को आप लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल नेचर भी कहते हैं। ये जिसमें आपको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। बैक इसे कहते हैं बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे की मूवमेंट, यूं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। फर्ज करें आपका स्प्रिंग आगे जा रहा है, उधर का स्प्रिंग वापस आया था, वो कुछ जगहों पे जहां इकट्ठा हो जाएगा वो कंप्रेशन बना लेगा। तो ऑब्वियसली ये जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ था, यानी इसमें से कुछ यहां जा रहे थे, कुछ यहां आ रहे थे, तो जो यहां से यहां आए हैं और कुछ जो यहां से वहां गए, तो उन्होंने इतना जो है ना ओपन पार्ट बना लिया है, खुला, और इस जगहों पर ये हमारे पास क्लोज पार्ट बना हुआ है। जिस जगह पर क्लोज होता है उसको कंप्रेशन कहा जाता है, और जिस जगह पे ओपन होता है इसे रेयरफैक्शन कहते हैं, रेयरफैक्शन। अगेन कंप्रेशन से कंप्रेशन तक और रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ या लैम्ब्डा भी कहा जाता है, लैम्ब्डा। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारी टाइप्स हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें एक बड़ी मेजर टाइप है हमारे पास साउंड, आवाज। हम जब भी आवाज निकालते हैं, फर्ज करें ये हम आवाज निकल रही है मुंह से, तो ये एयर कॉलम जितने भी होते हैं ये आवाज जाके उनके साथ स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक, आप कभी अपने गले में हाथ रखें यहां, तो इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स थे वो वाइब्रेशन से, जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो वाइब्रेशन जो है आपको फील होती है हाथों में। वो जाके जब इन एयर कॉलम के साथ स्ट्राइक होती है तो वो एयर कॉलम को पुश करते हैं आगे, तो वो पुश करके कुछ जगहों पर वो उनको इकट्ठा करके कंप्रेशन बना लेते हैं। फिर वही कंप्रेशन आगे के फॉरवर्ड होता रहता है। कुछ जगहों पर एक्चुअली होता यूं है कि कुछ जगहों पर ये कॉलम इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ जगहों पर ये कॉलम लूज होते हैं। कुछ जगहों पर ये कॉलम इकट्ठे हो जाते हैं, जहां इकट्ठे होते हैं वहां आप ये कहा जाता है कि उनकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है, और जहां वो खुले हो जाते हैं वो कहते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई। तो ये डेंसिटी, एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी तक और एक कम डेंसिटी से दूसरी कम डेंसिटी तक के जो डिस्टेंस है उनको वेवलेंथ या कंप्रेशन से कंप्रेशन, रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन तक के डिस्टेंस को जो कहा जाता है वो भी वेवलेंथ कहा जाता है। सो साउंड वेव इसकी एक सबसे अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह पी सिस्मिक वेव एक बहुत अच्छी एक प्राइमरी सिस्मिक वेव है। प्राइमरी सिस्मिक वेव्स ये भी अर्थक्वेक में हमारे पास प्रोड्यूस, जमीन की एक्टिविटीज में आपकी जो है कंप्रेशनल टाइप की जो वेव्स है वो भी प्रोड्यूस होती हैं आमतौर पे। आपको जमीन का बहुत सारा हिस्सा मोल्टन भी होता है, नीचे लिक्विड फॉर्म में भी होता है, तो उनमें ये वेव्स जो है ना हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता चल गया होगा। सो वेव्स की टू टाइप्स है, वेव्स की टाइप्स को टू जो डिफरेंट फॉर्म्स में रखा गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम में मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुई। मैकेनिकल में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जबकि आपके पास
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, आई एम सॉरी, मैकेनिकल में मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन में भी 2 टाइप्स है, एक हमारे पास ट्रांसवर्स है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसवर्स अपने मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर होती है, जिसकी डिफरेंट टाइप्स मैंने बताई, जैसे स्प्रिंग हो गया, जैसे रोप हो गया, जैसे वाटर हो गया, एस सिस्मिक हो गया, या इवन आप स्प्रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, रेडिएशंस वो होगी। इसी तरह व्हेन यू मूव टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव, यू गोना गेट अगेन दोज वेव्स which are compressional in nature, means they move back and forth, and on those parts where they join with each other and make the density higher is known as compression, and where they are far apart and have the less density, they make the rarefaction. From one compression to the other compression, and from one rarefaction to the other rarefaction is known as lambda, which is also known as wavelength. Same goes for here. From one crust to the other crust and one trough to the other trough is known as wavelength. So we got some different types of longitudinal waves as well, like sound wave. This is basically longitudinal wave, and also P seismic and many more as well. I hope आप लोगों को ये बात समझ आ गई। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव को वैसे उर्दू में क्या कहते हैं? मौज, बड़े अजीब सा नाम है, मौज। अच्छा, वेव की हमारे पास खसूसियात क्या हैं, वेव को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है और उसके क्या फीचर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेव के बारे में मैंने बताया था कि जब आपकी वेव प्रोड्यूस होती है, ये देखें, ये वेव प्रोड्यूस हुई, ये वेव प्रोड्यूस हुई, ये मैंने ट्रांसवर्स वेव पैदा की है, ठीक है। वैसे ट्रांसवर्स वेव को समझना ज्यादा आसान होता है। ये आप देखें एक ही रिदम में पैदा हुई है, तो यहां से इसने जर्नी स्टार्ट की और ये यहां जाके कंप्लीट राउंड ट्रिप यहां किया, यानी पहली वेव यहां जाके खत्म हुई, दूसरी वेव जाके यहां खत्म हुई, और तीसरी वेव यहां जाके खत्म हुई हमारे पास। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले वेव साइकिल। वेव साइकिल क्या होता है? वेव साइकिल एक्चुअली कहा जाता है when a wave starts its journey and finishes at the point from where it starts again the same journey. So the point from here to here is known as wave cycle. Wave cycle होता है कि वेव वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे जब पहुंच जाए, वहां से वही जर्नी दोबारा स्टार्ट करे जो उसने स्टार्ट में की थी, सो उसको उसकी एक साइकिल कहा जाएगा। सो वी गॉट 3 cycles here, you can see 1 from here to here, 2 from here to here, and third cycle is this. And we got 3 cycles. So in 3 cycles we got 3 different crust and 3 different troughs as well. और हम 6 दफा मीन पोजीशन पे जाके पहुंचे, 1 2 3 4 5 6। एक दफा एक्सट्रीम से मीन पे आते हुए, एक्सट्रीम से यानी हायर एक्सट्रीम से लोअर एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए मीन पर गए, एक लोअर एक्सट्रीम से हायर एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए आप मीन पोजीशन को टच करते हुए गए। सो ये याद रखिएगा, इस यहां से यहां तक को एक साइकिल कहा जाता है। सो वी गॉट 3 साइकिल। साइकिल भी आपने चलाई होगी, अब पैडल यहां से यहां लगाकर एक साइकिल आपकी होगी, तो यानी एक पूरा राउंड ट्रिप जहां से उसकी जर्नी ने दोबारा स्टार्ट होना होता है। सो आई होप आप वेव साइकिल को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज है? टाइम पीरियड कहते हैं द टोटल टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, लेकिन हमारी लाइफ में जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक को तो चेक करना इतना आसान नहीं होता। आप खुद अंदाजा लगाएं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपको एक बात सुन के बड़ी हैरत होगी कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एसी करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट इसे कहा जाता है। ये भी आगे जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई गेस तीसरा हम ये पढ़ रहे हैं, यानी 2-3 चैप्टर्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये पढ़ाऊंगा। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो हमारे घर में आ रहा है, ये 50 साइकिल्स पर सेकंड है, पर सेकंड, यानी इसमें
हमारे पास 50 साइकिलें एक सेकंड में करता है। सो हाउ कैन यू इनफैक्ट काउंट ऑल ऑफ देम? कैसे काउंट करेंगे? आपके घर में जनरेटर जो लगा हुआ है, जब लाइट चली जाए तो आप क्या करते हैं, जनरेटर ऑन करते हैं, तो जनरेटर में उसके अंदर कॉइल घूम रही होती है। वो जो कॉइल घूमती है ना, वो एक सेकंड में 50 साइकिलें पूरी कर रही होती है, विच इज वेरी फास्ट। एक सेकंड गुजरते क्या टाइम लगा? 1। सो इट फिनिशेस 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। सेम गोज फॉर दैट करंट। ऑब्वियसली करंट भी उसी जनरेटर से ही बनता है। हमारे पास जो करंट आ रहा है जनरेटर से बना हुआ आ रहा है। टर्बाइंस बनाती हैं डैम्स में, या इवन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स में हमारे पास जो है वो इसी तरह के जनरेटर्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। सो बताने का मकसद ये, हम इसको कैसे करेंगे भाई? कितना टाइम लगा हमें क्या पता? एक सेकंड के भी 50वें हिस्से में जाकर एक साइकिल पूरी हो रही है हमारे पास। सो उसका तरीका कार ये होता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन बाय इन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेव्स या साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स भी कहते हैं वेव। अगर फर्ज करो ये हम इसी करंट की बात करें, 50 साइकिल्स पर सेकंड, यानी टाइम कितना लिया उसने? 1, और साइकिल्स कितनी की है? 50। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.02 साइकिल्स पर सेकंड आया हमारे पास। आई एम सॉरी, एक मिनट जरा मैं इसको दोबारा लिख दूं। सेकंड्स पर साइकिल, नॉट सेकंड्स पर साइकिल, यानी एक साइकिल में 0.02 लगा। अब इसको जरा 50 से मल्टीप्लाई करें। एक मिनट ठहर जाएं। अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें 100, यस एग्जैक्टली। सो बच्चों आप देख लें, यानी 0.02 सेकंड में एक साइकिल लगती है। यानी कितना फास्ट है हमारा ये करंट। आप देखें एक साइकिल में ये एक साइकिल है, यहां से यहां तक 2 दफा आपका करंट जो है ना वो 0 पे जाता है। यहां से यहां तक 0, ये 0 होता है, मीन पोजीशन पे कोई करंट नहीं है। तो 50 साइकिल में 100 टाइम्स वो 0 पे जाता होगा। यानी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी ऑन है वो एक सेकंड में 100 दफा बुझ जाती है। यानी 0 आपको करंट नहीं होता, और हमें उसका फील ही नहीं होता, क्योंकि वो काम इतना फास्ट हो रहा होता है, वी कैन नॉट फील दैट। सो ये इसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड T बाई N के। तीसरा है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जिसको F से जाहिर करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल T से जाहिर किया जाता है, वो इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी मींस द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में आपकी कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हुई। जैसे यही देखें कितनी साइकिल प्रोड्यूस हुई थी? 50, और टाइम कितना लगा था? 1 सेकंड। तो आप इसे कैसे 50 साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट, साइकिल की यूनिट निकाल दो, इसकी यूनिट सेकंड ही बच जाएगी। तो इसकी साइकिल निकाल दो, पर सेकंड बच जाएगी। पर सेकंड, पर सेकंड को एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज, उनके नाम से हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखी गई थी। ये बड़ा यंग साइंटिस्ट था बेचारा, वो जल्दी मार गया था। मेरे ख्याल 37-38 साल की उम्र में ही फौत हो गया था। जर्मन साइंटिस्ट हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, जिसको पर सेकंड भी कहा जाता है। सो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। जनरली स्पीकिंग, अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? N/T, और वो था T/N। तो N से कटा T से। तो स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। अगर मैं T को वहां फेंक दूं तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वहां फेंक दूं तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगा। तो ये था इसका स्टूडेंट्स हल्का सा जायजा। चौथी चीज है स्टूडेंट्स इसकी वेव स्पीड। वेव स्पीड, वेव की स्पीड क्या है? स्पीड के हवाले से आपने पढ़ा था, स्पीड किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ओवर टाइम के। ये फार्मूला पढ़ा था, ये S/T कर लें, चलिए ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पीड का फार्मूला था S/T, डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल था। स्टूडेंट्स याद रखें, अभी मैंने आपको टाइम पीरियड के हवाले से बताया था, टाइम पीरियड के हवाले से, कि एक सेकंड में
एक वेव में जितना टाइम लगे उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। एक कंप्लीट साइकिल में, यानी यहां से यहां तक जितना टाइम लगा उसे कहते होते हैं टाइम पीरियड। तो अगर डिस्टेंस आपका हो वेवलेंथ, क्योंकि यहां से यहां तक को वेवलेंथ भी कहा जाता है, अगर डिस्टेंस आपका वेवलेंथ हो तो जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। क्योंकि मैंने बताया टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, कि टाइम पीरियड कहते हैं कि एक वेव को कितना टाइम लगा, तो एक वेव को वेवलेंथ कहा जाता है, तो उसमें जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो v का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। अब v इज इक्वल टू, इसको हम लैम्डा इंटू 1/टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, और 1/टाइम पीरियड अभी मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो v इज इक्वल टू लैम्डा f, या v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बड़े फॉर्मूले आगे जाकर निकले। v इज इक्वल टू f लैम्डा, सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर यही वेव्स हमारे पास, ये तो आम वेव्स का ये फॉर्मूला है, यही वेव्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, जिनकी मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है, तो उनकी स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसमें v को आप c कह सकते हैं। c स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए रूल है कि c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। c इसलिए v की जगह पे लगाया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कांस्टेंट होती है वैक्यूम में, या इवन एयर में भी कुछ हद तक, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये क्रिस्पी सा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।